एक 24 साल की लड़की हर रोज की तरह सुबह सुबह कॉलेज तो जाती है, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आती है। जरा सोच करके देखिए कि अगर किसी के घर की जवान बेटी अचानक कहीं गायब हो जाए, उस घर की हालत क्या होगी। उस लड़की के माता पिता उसके हर जगहों पे तलाश करते हैं। देखते ही देखते लगभग 5 दिनों का वक्त गुजर जाता है। लेकिन 5 दिनों बाद जब एक सच्चाई सामने निकल कर आती है, जिससे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार करती है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना भारत की राजधानी दिल्ली शहर की है। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है मॉडल टाउन, और इसी मॉडल टाउन का एक गांव आता है राजपुर गुरमंडी। और इसी राजपुर गुरमंडी का रहने वाला संजीव चौहान, पत्नी का नाम कविता देवी। संजीव के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी पायल, दूसरी बेटी आरजू और तीसरा बेटा कृष्णा। आरजू, जिसकी उम्र है लगभग 24 वर्ष, जो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, अशोकनगर स्थित लक्ष्मीबाई कॉलेज में वो पढ़ती है। बात कर रहा हूं मैं 2 फरवरी 2016 की सुबह 8 बजे के आसपास। आरजू हर रोज की तरह सुबह 8 बजे अपने कॉलेज के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन शाम के 4 बजे तक आरजू जब वापस अपने घर पे नहीं आती है, तो संजीव अपनी बेटी के नंबर पे फोन करता है, ये जानने के लिए कि आरजू आखिरकार रह कहां गई। लेकिन संजीव जब आरजू के नंबर पे फोन करता है, तो आरजू का नंबर स्विच ऑफ बताता है। संजीव को लगता है कि शायद उसका मोबाइल बंद हो गया होगा, देर सवेर आरजू आ ही जाएगी। देखते ही देखते शाम का 7 बज जाता है, लेकिन आरजू घर वापस नहीं आती। तब जाकर संजीव आरजू के 2 सहेलियों के नंबर पे भी फोन करता है, ये जानने के लिए कि कहीं आरजू अपने दोस्तों के पास तो नहीं चली गई। लेकिन संजीव जब आरजू के दोनों 2 सहेलियों को फोन करता है, तो दोनों के दोनों एक ही जवाब देते हैं कि अंकल, आज तो हम कॉलेज गए ही नहीं। जब दोनों इस तरह की जवाब संजीव को देती है, इस बात से संजीव काफी चिंतित हो उठता है। उसके बाद से संजीव आरजू की हर जगह पे तलाश करता है। देखते ही देखते रात्रि के 11 बज जाता है, लेकिन आरजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए रात्रि के 11 बजे के आसपास संजीव अपनी पत्नी के साथ मॉडल टाउन थाने पहुंच जाता है और अपनी बेटी आरजू की गुमशुदगी का दर्ज करा देता है रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन पुलिस भी इस केस को कुछ खास सीरियस तरीके से नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि अक्सर लड़कियां इस उम्र में अपने आशिक के साथ फरार हो जाया करती है। लेकिन पुलिस संजीव की उसकी प्रेम प्रसंग के बारे में भी पूछताछ करती है, लेकिन संजीव पुलिस वालों से क्लियर कहता है कि साहब, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। संजीव वापस तो आ जाता है, उसके बाद से अपनी बेटी की तलाश करता है। देखते ही देखते 4 दिन का वक्त और गुजर जाता है। जब आरजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता, तो संजीव गुस्से में आकर 6 फरवरी को फिर से थाने में जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देता है। संजीव जब पुलिस के ऊपर दबाव डालता है, तब जाकर के पुलिस कहीं जागरूक होकर के इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब आरजू के बारे में 6 फरवरी को पता लगाने के लिए सबसे पहले आरजू के कॉलेज जाती है, और उस कॉलेज में काफी सारे स्टूडेंट से आरजू के बारे में पूछताछ करती है। तभी एक लड़की पुलिस वाले को जवाब देती है कि साहब, 2 फरवरी को आरजू कॉलेज तो आई थी, लेकिन फर्स्ट क्लास के बाद ही लगभग 11:30-12 बजे के आसपास वो कॉलेज से बाहर चली गई थी। जैसे इस तरह से लड़की पुलिस वाले को जवाब देती है, तो पुलिस उस कॉलेज से गेट पे लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, तो आखिरकार उस सीसीटीवी फुटेज में आरजू दिखाई देती है। आरजू लगभग 11:30 के आसपास अपने कॉलेज के गेट से बाहर तो निकलती है, लेकिन कॉलेज के गेट पे एक सफेद कलर की कार लगी थी। उस कार में जाकर के वो आरजू बैठ जाती है। हालांकि उस कार में कौन व्यक्ति बैठा था वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो व्यक्ति कार से बाहर ही नहीं निकलता है। पुलिस उस कार का नंबर नोट कर लेती है, ये पता लगाने के लिए कि इस कार का मालिक कौन है। पुलिस जब उस कार की डिटेल्स निकालती है, तो मालूम चलता है कि ये कार किसी राजकुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजकुमार, जिसकी उम्र है लगभग 60 साल के आसपास। अब पुलिस राजकुमार के बारे में आरजू के पिता संजीव से पूछताछ करती है, तो संजीव कहता है कि साहब, ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पड़ोस का रहने वाला है। राजकुमार, जिसके टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बेटा संदीप, दूसरी बेटी अंकिता और सबसे छोटा बेटा नवीन। राजकुमार संदीप और अपनी बेटी की अंकिता दोनों की शादी कर चुका है। छोटा बेटा नवीन का शादी 1 दिन पहले ही 5 फरवरी 2016 को हुई थी।
पुलिस जब उस गाड़ी का फोटो लेकर के राजकुमार के पास पहुंचती है और उस गाड़ी के बारे में जब पूछताछ करती है तो राजकुमार कहता है कि साहब ये गाड़ी मेरी ही है। पुलिस राजकुमार से पूछताछ करती है कि 2 फरवरी के तुम्हारी गाड़ी आरजू के कॉलेज पे कौन लेकर के गया था। इस पे राजकुमार कहता है कि साहब इस बारे में मुझे कुछ नहीं जानकारी। लेकिन राजकुमार जब पुलिस वाले को सवालों का जवाब देता है, इस पे पुलिस वाले को कहीं ना कहीं राजकुमार के छोटे बेटे नवीन के ऊपर शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस सबसे पहले नवीन के मोबाइल को सीडीआर निकालता है, उसके मोबाइल का लोकेशन भी निकालती है। पुलिस जब नवीन के सारे डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि नवीन 2 फरवरी को 9 बजे के आसपास आरजू के नंबर पे फोन किया था। दरअसल नवीन के नंबर का लोकेशन, जो मोबाइल का लोकेशन था, वो आरजू के कॉलेज के आसपास का ही था। इसलिए पुलिस को अब कहीं ना कहीं नवीन के ऊपर गहरा शक चला जाता है। पुलिस अब नवीन के बारे में राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार कहता है कि साहब मेरे बेटे की कल ही शादी हुई है और आज मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर गोवा हनीमून के लिए चला गया। पुलिस को अब लगता है कि जब नवीन कुमार मिलेगा तभी अब आरजू के बारे में पता चल सकता है। पुलिस वापस तो चली जाती है, लेकिन 6 फरवरी को रात के करीब 10 बजे के आसपास पुलिस वालों को यह खबर मिलती है कि नवीन आजादपुर से बस पकड़कर मॉडल टाउन के लिए आ रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ पहले ही बस स्टैंड पे पहुंच जाती है। नवीन जैसे ही बस से जैसे नहीं उतरता है, अपने सामने पुलिस वालों को देखकर वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन नवीन इससे पहले कि भाग पाता, पुलिस उसे धर दबोचती है और उसे सीधे उठाकर थाने लेकर के पहुंच जाती है। और फिर पुलिस नवीन से आरजू के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो नवीन पुलिस वाले से साफ साफ कहता है, साहब मुझे आरजू के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। लेकिन नवीन जैसे इस तरह की बातें पुलिस वाले से कहता है, पुलिस वाले अब नवीन के सारे डिटेल्स उसके सामने रख देता है। पुलिस जब सारे सबूत सामने रखकर नवीन से पूछताछ करती है, अब नवीन के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। नवीन कहता है कि साहब आरजू की 2 फरवरी को ही हत्या कर दी गई है। लेकिन नवीन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर देता है। और नवीन और आरजू दोनों राजपुर गुरमंडी के ही रहने वाले, दोनों एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन नवीन और आरजू ने दोनों एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं किया था। 2 साल पहले आरजू जब कॉलेज के लिए जब जाती है, कॉलेज से निकलने के बाद मार्केट में चली जाती है। लेकिन आरजू जब मार्केट में जाती है तो उसी मार्केट में नवीन से मुलाकात होती है। नवीन जब मार्केट में आरजू को देखता है, आरजू से बातचीत करने लगता है। बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि उसे होटल में ले जाता है, खाना खिलाता है और उसका बिल भी पे करता है। और वहीं पे आरजू और नवीन की पहली बार बातचीत हो रही होती है। दोनों जब पहली बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी दिन ही नवीन और आरजू दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद से नवीन और आरजू के बीच में फोन के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। दोनों जब फोन के जरिए बातचीत करना शुरू करता है, आरजू और नवीन के बीच में पहली दोस्ती होती है। फिर बातचीत करते करते आखिरकार नवीन और आरजू के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जब दोनों ही प्रेम प्रसंग के बीच इस बात की जानकारी आरजू के साथ साथ नवीन के घर वालों को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव वालों को पता चल जाता है। इस बात की जानकारी जब आरजू के गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले इस बात से काफी खफा हो जाते हैं। गांव वाले एक पंचायती बैठाते हैं, आरजू के साथ साथ नवीन के घर पे परिवार वालों को ही बैठाते हैं और उन्हें अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि ये दोनों ही लड़का लड़की एक ही गांव का रहने वाला है, इस नाते दोनों भाई बहन हुए, इसलिए इन दोनों ने रिश्तों को तार तार किया है। तुम दोनों अपने अपने बच्चों को समझाओ कि आइंदा से दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें। पंचायत के फैसला सुनकर आरजू के साथ साथ नवीन के घर परिवार वाले भी पंचायत की बात मान लेते हैं और नवीन के पिता आरजू से दूर करने के लिए नवीन की अपनी बेटी के ससुराल भेज देते हैं। नवीन अपने बहन के पास जाकर रहने तो लगता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, उसके बाद से नवीन फिर से आरजू से बातचीत करना शुरू कर देता है। लेकिन दोबारा जब इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात तो करते हैं, लेकिन मुलाकात करने के लिए काफी एहतियात भी बरतते हैं। इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं हो पाता। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरने लगता है। लेकिन जैसे कुछ दिन के बाद नवीन के घर वाले नवीन की शादी तय कर देते हैं। नवीन की शादी द्वारका सेक्टर 5 के रहने वाली एक लड़की से तय कर देते हैं 5 फरवरी 2016 को। लेकिन नवीन की शादी जैसे ही तय हो जाती है, इस बात की जानकारी आरजू को मालूम चल जाता है। आरजू को जब मालूम चलता है कि नवीन की शादी तय हो गई है, आरजू
नवीन के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। लेकिन आरजू जब नवीन के ऊपर शादी करने के दबाव डालती है तो आरजू को पता चलता है कि नवीन तो उसे शादी ही नहीं करना चाहता। इसके बावजूद ही आरजू अब नवीन के ऊपर काफी दबाव देती है। नवीन आरजू को साफ साफ कह देता है कि मैं वहीं पे शादी करूंगा जहां पर मेरे घर पर वाले तय किया है। लेकिन ये बात आरजू को पसंद नहीं आती। इसीलिए अब आरजू नवीन को धमकी देने लगती है। कहती है कि मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे शादी वाले दिन ही घर पर पहुंचकर बवाल मचा दूंगा। आरजू जैसे इस तरीके से बातें नवीन से कहती है, आरजू की धमकी सुनकर नवीन काफी डर जाता है। हालांकि नवीन काफी आरजू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरजू नवीन की एक बात भी नहीं मानती। इधर नवीन की शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आनी शुरू हो जाती है, इस बात से आरजू भी काफी परेशान हो जाती है। इसीलिए आरजू जब नवीन के नंबर पर फोन करके बार बार धमकी देने लगती है, इस बात से नवीन भी काफी डर जाता है। नवीन को भी लगता है कि आरजू को रहते हुए वो कभी शादी नहीं कर सकता। इसीलिए अब नवीन एक जल्दबाजी में फैसला ले लेता है। नवीन आरजू को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर बैठता है और इसी षड्यंत्र के तहत 2 फरवरी को 9 बजे के आसपास आरजू के नंबर पर फोन करता है तो आरजू उस वक्त अपने कॉलेज में होती है। नवीन आरजू से कहता है कि तुम मुझसे आज ही मिलो। आरजू भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फर्स्ट पीरियड का क्लास करने के बाद 11:30 बजे के आसपास आरजू अपने कॉलेज से बाहर निकल जाती है। उस वक्त नवीन अपने सफेद कलर के कार ले जाकर उसी कॉलेज के गेट के बाहर सामने खड़ा कर देता है। आरजू आकर उस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। नवीन अपने गाड़ी में अपनी शादी के कार्ड भी ले रखा था। आरजू को अपने गाड़ी में बैठाकर उसे कहता है कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं अपनी शादी के कार्ड देने के लिए। नवीन जब इस तरह की बातें आरजू से कहता है तो आरजू कहती है कि भले ही तुम अपने शादी के कार्ड बांट लो, लेकिन इतना जरूर सोच लो कि तुम्हारी शादी ये कभी नहीं हो सकती। हालांकि उस चलती गाड़ी में नवीन आरजू को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरजू अपने जिद से पीछे हटती ही नहीं। इसीलिए बातचीत करते करते दोनों के बीच में इस कदर से झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं कि नवीन एक सुनसान जगह देखकर अपनी गाड़ी को रोक देता है और उसी गाड़ी के अंदर ही आरजू की जो दुपट्टे को उसके गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक आरजू की सांसें नहीं रुक जाती। आरजू जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर जाती है, उसके बाद से नवीन आरजू की डेड बॉडी को उठाकर अपने ही गाड़ी के डिक्की में डाल देता है। उसके बाद से उसके अपने बहन के घर जाता है, कार्ड भी देता है, अपने बहन को अपने गाड़ी में बैठाकर शाम के वक्त घर पे भी आता है। लेकिन 12 बजे के आसपास ही आरजू के मोबाइल से दोनों सिम निकाल देता है और दोनों सिम निकालकर तोड़ भी देता है। शाम के वक्त नवीन जब अपने घर पे पहुंचता है तो अब उसे ये चिंता सताने लगता है कि आरजू के डेड बॉडी को वो कहाँ ठिकाना लगाए। नवीन को कोई रास्ता ही नहीं सोचता। आखिरकार शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास नवीन ये सारी सच्चाई अपने भाई संदीप और अपने पिता राजकुमार को बता देता है। लेकिन जैसे ही ये पूरी घटना की जानकारी अपने पिता और भाई को बताता है, उसके भाई पिता को अब ये डर सताने लगता है कि इसकी वजह से नवीन की शादी न रुक जाए। इसीलिए आरजू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए नवीन का साथ दे देता है। तीनों ही मिलकर के आरजू की डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और अपने ही घर में एक सेफ जगह देखकर आरजू की डेड बॉडी को छुपा देते हैं और उसके डेड बॉडी को ऊपर कपड़े डाल देते हैं ताकि कोई व्यक्ति देख ना पाए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, तीनों को डर सताने लगता है कि आरजू की डेड बॉडी से बदबू न बाहर आए। इसीलिए नवीन ने मार्केट में जाता है और मार्केट से लगभग 2 दर्जन स्प्रे खरीद कर लाता है और बार बार आरजू की डेड बॉडी पर मारते रहता है। जैसे जैसे समय गुजरने लगता है, 5 फरवरी को नवीन की शादी भी हो जाती है। लेकिन जिस दिन होती है उस दिन संदीप इस बात की जानकारी अपने मामा कृष्णा को दे देता है। कृष्णा जो पीतमपुरा गांव के रहने वाला है। संदीप अपने मामा से कहता है कि आरजू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। कृष्णा भी संदीप की बातों में आ जाता है आरजू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन कृष्णा आरजू की डेड बॉडी के ठिकाने लगाने के लिए अपने ही गांव के रहने वाला एक लड़का राकेश को भी शामिल कर लेता है। 5 फरवरी को जब शादी खत्म हो जाती है, 6 फरवरी को ये सब के सब आरजू के डेड बॉडी ठिकाने लगाने की कोशिश कर ही रहते, उससे पहले ही पुलिस राजकुमार के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही राजकुमार को मालूम चलता है कि पुलिस अब उसके घर तक पहुंच चुकी है, आरजू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तारीख आगे बढ़ा देते हैं। और पुलिस जब नवीन के बारे में राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार पुलिस वाले को यह जवाब दे देता है कि मेरा बेटा
अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे गोवा चला गया है। हालांकि नवीन उस वक्त अपने घर में ही छिपा हुआ होता है। शाम के वक्त नवीन आजादपुर में किसी काम के लिए जाता है। शाम के वक्त आजाद से गाड़ी पकड़कर मॉडल टाउन के लिए जब रवाना होता है, इससे पहले ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिल जाती है। वाकई में नवीन जब इस पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खासकर इसकी सच्चाई जब आरजू के माता पिता को जब मालूम चलता है, तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि उनकी बेटी 2 तारीख को ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पुलिस नवीन के ही तहरीर को उसके पिता राजकुमार, उसके भाई संदीप, उसके माता पिता कृष्णा और कृष्णा के गांव के रहने वाला राकेश, पुलिस इन तमाम आरोपियों को कस्टडी में लेती है। पुलिस इन तमाम आरोपियों को कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, जेल भेज दिया। उसके बाद इस पूरी घटना के बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।